अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी के एक और वेरी स्पेशल एपिसोड के साथ आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन कराम, इस वक्त आप मेरा प्रोग्राम 12वां खिलाड़ी, और 12वां खिलाड़ी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि हम वो 12वें खिलाड़ी हैं जो इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि शायद जो 11 पाकिस्तान में ग्राउंड के अंदर खेल रही है उनमें से कोई ज़ख्मी होगा, तो हम 12वें खिलाड़ियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद कोई मौका मिले और हम भी ग्राउंड में उतर के अपने मुल्क और कौम की कोई खिदमत कर सकें। या दूसरी सूरत में हम वो 12वें खिलाड़ी हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, ग्राउंड से बाहर, और हम ओवरसीज़ हैं, कम नहीं हैं तादाद में, हम 1 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। हम सिर्फ तालियां पीटने के लिए हैं, या अगर किसी को कोई हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो हम यहाँ से सालाना 30 से 40 अरब डॉलर, उसे आप पानी की बोतल कहें, जूस कहें, तो वो अरबों रुपए कि एक उस शेप में हम पाकिस्तान भेजते हैं कि जो खिलाड़ी पहुंच रहे हैं ताज़ा दम होके दोबारा वो खेलना शुरू करें मुल्क और कौम की तरक्की के लिए। लेकिन आजकल जो खेल पाकिस्तान में चल रहा है, ये खेल यकीन माने हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी नहीं देखना चाहते। हमारी आंखें देखना ये चाहती थी कि पाकिस्तान में सनती तरक्की हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, पाकिस्तान में बुनियादी शख्सी आज़ादियाँ हों, जमहूरियत आगे फले फूले और लोग पाकिस्तान का नाम अक़वाम आलम में एक सुलझी हुई, तहज़ीब याफ्ता और एक तरक्की करती हुई, आगे बढ़ती हुई कौम की तरह लें। लेकिन गुज़श्ता 2-3 हफ़्तों से जो सिलसिला पाकिस्तान में चल रहा है, हर लम्हे जब आपको पाकिस्तान से कोई ख़बर आती है, आप टेलीविज़न ऑन करते हैं, सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सएप का कोई ग्रुप खोलते हैं, वहाँ से कोई अच्छी ख़बरें नहीं आ रही। हर आने वाली ख़बर हमारे लिए इंतहाई हौसले हमारे तोड़ने वाली होती है। लेकिन हालात जितने भी ख़राब हों, और जिस तरह कहा जाता है कि हर रात के बाद एक सुबह है, गुज़श्ता कुछ दिनों से लग रहा है जिस तरह शुएब बिन अज़ीज़, हमारे पाकिस्तान के एक बड़े शायर, उन्होंने कहा था कि शब गुज़रती दिखाई देती है, दिन निकलता नज़र नहीं आता। शब तो गुज़र रही है लेकिन दिन निकलता नज़र नहीं आता। अभी ताज़ा तरीन जो सलूक पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, वो बेसिकली अक़वाम आलम में हमें बेनकाब कर रहा है कि हमारे यहाँ सिलसिला क्या है। वहाँ लाकानूनीयत इंतहा पे है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर वो है कि जिस दिन उसने हलफ उठाना था उस दिन एक्चुअली उसने, अगर वो हलफ ना उठाते तो वो एक अदालत में पेश होते और 16 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग के केस में वो और उनके साहबजादा साहब मतलूब थे। ये मुल्क है जिसमें वो बंदा हल्फ उठा रहा है। चलें, हल्फ उठा लिया। जिस बंदे को निकाला जा रहा था उस बंदे को इस वजह से निकाला गया कि उसने बात नहीं मानी। किन की बात नहीं मानी? बड़ी कुव्वतों की। लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था। बाद में पता चला कि उनकी लड़ाई उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा साहब के साथ थी, और उसकी मज़ीद तहकीक करते हुए या मज़ीद तफसीलात सामने आई तो इमरान खान ने कहा कि करप्शन का मसला था। मैं करप्शन पे बात करता था और हमारी उस वक्त के जो आर्मी चीफ़ थे कमर जावेद बाजवा, करप्शन उनके लिए कोई बड़ा मसला नहीं था। फिर इमरान खान की बात हो कि इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ केसेस क्यों बनाए जा रहे हैं, तो उन पे बाकी जो लॉ एंड आर्डर के हवाले से या बाकी जो केसेस हैं 145 और 146 केसेस वो तो हैं ही हैं, लेकिन इस वक्त जो सरदर्द बना हुआ है उनके लिए सबसे बड़ा केस वो अलकादर यूनिवर्सिटी का है। उसमें क्या हुआ था कि जी उसमें ज़मीन ली थी उन्होंने। किससे ली थी? बिज़नेस टाइकॉन से ली थी। बिज़नेस टाइकॉन कौन है? वो जिसका पाकिस्तानी मीडिया नाम लेने से घबराता है, डरता है, मलिक रियाज हुसैन साहब का। मलिक रियाज साहब ने क्या किया था? उन्होंने इंग्लैंड में कुछ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदी थी और उनको वहाँ जो पैसा पहुँचा था वो जस्टिफाई नहीं कर सके थे कि ये पैसा मेरा यहाँ पहुँचा कैसे है। नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने उनके पैसे पकड़ लिए थे और वो पकड़ के पाकिस्तान को दिए। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने वो फ़ाइन के तौर पर एडजस्ट किए, जो उन्हें वैसे 60 अरब पे करना था बतौर फ़ाइन, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने कौमी ख़जाने में जमा कराने के बजाय सुप्रीम कोर्ट में बतौर फ़ाइन करा दिए। मतलब हमारी कोई कल सीधी नहीं। जिधर से देखें, जहाँ से देखें, जो भी हमारा सियासी लीडर है, आसिफ जरदारी साहब उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, तो उनके बारे में जब वो इंग्लैंड के दौरे पे गए तो वहाँ के अखबारात ने लिखा कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बड़े एक लीडर आसिफ जरदारी साहब आए हुए हैं, तो जो भी लीडरान उनसे हाथ मिला रहे हैं वो वापसी पे चेक कर लें कि उनकी उंगलियाँ पूरी हैं। ये तासुर था उनके बारे में। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में, उनके प्राइम मिनिस्टर भाई हैं शहबाज शरीफ साहब, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि केसेस हैं जी। केसेस क्यों हुए थे? इस वजह से हुए थे कि वो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन वो दुबई की एक फर्म में अकामा होल्डर थे। और अकामा क्यों था? क्योंकि अकामा रखने की वजह से वहाँ बैंक अकाउंट खोल सकते थे और उस बैंक अकाउंट की सहूलत की वजह से वो पैसे इधर उधर कर सकते थे, बाहर भेज सकते थे आसानी से।
मतलब है हमारा कोई बंदा सीधा है ही नहीं। और अब आज 9 मई को जो वाक़या हुआ है, उस 9 मई के वाक़या के बाद बंदे पकड़े गए, बड़ी ज़्यादती हुई, गलत हुआ। उन्हें एहतजाज करना चाहिए था, लेकिन पुरअमन एहतजाज करना चाहिए था, तहज़ीब याफ्ता कौमों की तरह एहतजाज करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो चढ़ दौड़े लाहौर कोर कमांडर के घर पे, GHQ रावलपिंडी में। वो पेशावर का रेडियो पाकिस्तान उन्होंने वहाँ अंदर गए, तोड़ फोड़ की, जलाया। इसके अलावा उन्होंने पूरे मुल्क में कितनी तनसीबात पे हमले किए? 314 सरकारी अमलाक पे हमले किए। 10 अरब रुपए का नुकसान उन अमलाक की वजह से हुआ। 474 मुकदमात हमारे लोगों पे दर्ज हुए। 350 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। ये एक साइड की स्टोरी है। ये जो सरकारी आदाद-ओ-शुमार मैं वो बता रहा हूँ, गैर सरकारी पता नहीं कितने होंगे। गवर्नमेंट कहती है कि 8670 लोग हमने गिरफ़्तार किए हुए हैं। PTI वाले कहते हैं 10,000 से ज़्यादा गिरफ़्तार किए गए हैं लोग। 10 जहाँ भाग हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रही है। PTI वाले कहते हैं 50 से ज़्यादा लोग हमारे लोग मारे गए। हज़ारों शहरी ज़ख्मी हुए। इसके अलावा 4 दिन इंटरनेट पाकिस्तान में बंद रहा। पूरी दुनिया से हमारा राब्ता मुनक़ते रहा। पाकिस्तान में जो IT फील्ड में हमारे जो बच्चे, यंग लड़के लड़कियाँ और हमारे प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं IT फील्ड में, उनसे पूछें कि 4 दिन इंटरनेट बंद होने की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स, वो जो काम उन्हें मिले हुए थे, वो हमारे हाथ से चले गए। ये और जग हंसाई हमारी अलग हुई इन सारी सूरत हाल पे। और अब जो बंदा जिस पे आप पर्चे दर्ज करते हैं कि उसने दहशतगर्दी की, बिल्कुल जनाब, जिसने दहशतगर्दी की उसके ख़िलाफ़ केस चलना चाहिए। और जो कानून पाकिस्तान का कहता है, सिविल कानून, आर्मी एक्ट की, तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो लंदन में बैठे हुए हैं, जिस वक्त हमारे असल में सरबराह हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बड़े भाई, हुकूमत पाकिस्तान को मतलूब हैं, लेकिन जब उनका दिल करता है वो पूरी हुकूमत पाकिस्तान को लंदन में तलब कर लेते हैं और वहाँ से वो फैसले सादर करते हैं। तो असल हुक्मरान तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब हुए। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने कह दिया है कि आर्मी एक्ट के तहत इन लोगों पर केसेस नहीं चलाने चाहिए। और आर्मी एक्ट, पाकिस्तान में मीडिया को आर्मी एक्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से रोक दिया गया है। व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि जब भी आप बात करें रेलेवेंट एक्ट की बात करें। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, थोड़ी सी आज़ादी ले लूँगा, उम्मीद है पिंडी वाले माइंड नहीं करेंगे। मैं इसे रेलेवेंट एक्ट को आर्मी एक्ट के तौर पर लोगों को साथ साथ बताता जाऊँगा कि आर्मी एक्ट क्या है और रेलेवेंट एक्ट क्या है। तो वो कहते हैं जी कि रेलेवेंट एक्ट के तहत उनके ख़िलाफ़ केसेस नहीं होने चाहिए। सिविल आदमी है, उन्होंने कोई गलती की है, कुछ भी किया है, सिविल केसेस चलने चाहिए। लेकिन फौरी इंसाफ तो पाकिस्तान में इस तरह मिल रहा है कि एक बंदा एक लम्हे उस पर सारे एंटी टेररिस्ट एक्ट भी लगते हैं, उसमें आर्मी एक्ट पे लगता है, उस पर कौमी सरकारी अमलाक पे नुकसान पहुंचाने के सारे इल्ज़ामात भी हैं और वो करीब दहशतगर्द करार दिया जा चुका है। लेकिन द मोमेंट वो बंदा डिसाइड करता है कि मेरा PTI से और इमरान खान से कोई ताल्लुक़ नहीं, पार्टी छोड़ देता है, ओहदा बड़े से बड़ा ओहदा छोड़ देता है, उससे सारे केसेस सब कुछ माफ़ हो जाता है, वो पाक साफ़ हो जाता है और धुला धुलाया वापस घर जाके बैठ के बीवी बच्चों के साथ चाय पीता है, खाने खाता है, गप्पें लगाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता है और टेलीविज़न टॉक शोज़ में वापस आ जाता है। और फिर उनमें से कुछ फयाजुल हसन चौहान जैसे ऐसे हैं कम ज़र्फ लोग कि कल तक आप गिरफ़्तार जब हो रहे थे, जिस दिन 14 मई को, उस दिन गिरफ़्तार होते हुए आपने नारा लगाया, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप तो गिरफ़्तारी देते हुए कह के गए थे कि इमरान खान पाकिस्तान को बचाएगा। गिरफ़्तारी से वापस जब आए, आपको आज़ादी जब नसीब हुई, तो आप इमरान खान को यकसर भूल गए और अब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। कौन यकीन करेगा आप पे? आज इस मौजू पे बात करने के लिए पाकिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल हमें किस तरफ लेके जा रही है, हम किधर बढ़ रहे हैं। हम ऐसी आकबत ना अंदेश कौम है कि हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम एक दूसरे के लिए गड़े खोदते खोदते एक्चुअली हम अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, बहसियत कौम गड़ा खोद रहे हैं, क्योंकि हमारा ये सफ़र नहीं था, हमने इधर जाना नहीं था, हमें इस तरफ हाँक दिया गया। चाहे 9 मई को उन प्रोटेस्टर्स को हाँक दिया गया, लेकिन 9 मई के बाद जो वाक़यात हो रहे हैं, एक्चुअली हम बहसियत कौम हाँके जा रहे हैं एक ऐसे बड़े गड्ढे की तरफ जिसका कल हम सब अफसोस करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं PTI कनाडा के एक्स सेक्रेटरी जनरल इम्तियाज़ अवान साहब। इंतहाई जज्बाती PTI के वर्कर हैं, लेकिन बात सुलझी हुई करते हैं, जज्बात का सहारा लेते हुए ये होश का दामन नहीं छोड़ते, जोश से बात ज़रूर करते हैं। बाद अज़ां हमारे साथ शरीके गुफ्तगू होंगे वाशिंगटन DC में पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट और उस्तादों के उस्ताद नामवर सहाफ़ी जनाब शाहीन सहबाई साहब। अभी उनके साथ भी जुड़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं स्टूडियो में वेलकम कहूँगा जनाब इम्तियाज़ अवान साहब को। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ अवान साहब। शुक्रिया फयाज़ भाई, और शुक्रिया ये आवाज़ आप लोगों ने मौका दिया बात करने का। ये बताएं हो क्या रहा है, आप पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आपकी पार्टी के साथ क्या हो रहा है? आपकी पार्टी तो ख़ज़ां का मौसम नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पत्ते गिर रहे हैं आपकी पार्टी, तो लगता तो नहीं है कि आपकी पार्टी जो है वो मज़ीद कोई दिन निकाल सकेगी।
फयाज भाई, हमारी पार्टी के साथ वही हो रहा है 9 मई के बाद जो पिछले 74 साल से पाकिस्तान के साथ किया जा रहा है। और मैं सबसे पहले तो मैं बिल्कुल 10 बस्ता माफ़ी मांगता हूँ 9 मई के तमाम वाक़यात की हाफिज़ साहब से। बहुत हमें कौन से हाफिज़ साहब से? हाफिज़ साहब जो हमारे पाकिस्तान के मालिक मुख्तार हैं, आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब, हम माफ़ी चाहते हैं सर हम आपसे, हम पाकिस्तान के तमाम शहरी आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमसे गलती हुई। हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि हमारी ज़िंदगियों से, हमारे 50 शहीदों की ज़िंदगियों से आपकी एक बिल्डिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कोर कमांडर हाउस की इज़्ज़त हमारे 47 जवानों की लाशों से ज़्यादा अहम है। हम उन लाशों से भी ज़्यादा तकरीम आपके आर्मी हाउस की करते हैं, आपके कोर कमांडर हाउस की करते हैं। और पीटीआई को तोड़ने की कोशिश की जा नहीं रही, पाकिस्तान की आवाम की उम्मीद को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो यहाँ नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बैठे हुए हैं, हमारा मेका है पाकिस्तान। जिस तरह औरतों का मेका होता है ना, जब वो बहुत तकलीफ़ में होती हैं, जब बहुत दुखी होती हैं, तो वो ये सोचती हैं कि हम किसी दिन अपने माँ की गोद में सर रख के रोएंगे। हमारी वो उम्मीद है पाकिस्तान। और जनरल साहब, आप हमारी उम्मीद हमसे छीन रहे हैं। आप पाकिस्तान के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ कर रहे हैं, आप हमारी वो उम्मीद, हमारी वो हम ये सोचते हैं कि हम दफन पाकिस्तान में होंगे। हम ये सोचते हैं कि चलो ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत अयाम हम पाकिस्तान में नहीं गुजार सके, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी, अपना बुढ़ापा और अपनी मौत पाकिस्तान में होगी, हमारी कब्र पाकिस्तान में होगी। आज पाकिस्तानी ये सोच रहे हैं कि अगर इमरान खान जैसा शख्स आपको कबूल नहीं है तो हम तो बेचारे किसी कतार शुमार में ही नहीं है, हम किस तरह से पाकिस्तान जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इमरान खान के साथ हमारी वाबस्तगी का आलम ये है कि अगर हम सोचते हैं पाकिस्तान का, तो हम इमरान खान को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म सोचते हैं। अगर इमरान खान को माइनस कर रहे हैं ना आप, तो आप माइनस कर रहे हैं 1 करोड़ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, आप माइनस कर रहे हैं हम उन लोगों को जिनकी रेमिटेंस से आपका मुल्क चलता है। और आप यकीन करें कि ये कोई धमकी नहीं है, ये गुजारिश है कि हमसे हमारी उम्मीद, हमसे हमारा मेका न छीने। पीटीआई को आप कैसे तोड़ सकते हैं? इमरान खान की साथ वाबस्ता है पीटीआई, इमरान खान का वोट बैंक है। इमरान खान किसी खंबे को भी खड़ा करेगा ना, वो असद उमर को हरा देगा। वो फवाद चौधरी को, असद उमर को, शाह महमूद कुरैशी को या किसी भी और लीडर को नहीं जानते। इमरान खान के दिल के साथ कनेक्शन है पाकिस्तान की अवाम का, और पाकिस्तान की अवाम इमरान खान को अपना लीडर मान चुके हैं। खुदारा आप भी मान लें, क्यों हिस्से बखरे करना चाहते हैं पाकिस्तान के, 71 दोबारा दोहराना चाहते हैं, तो यकीन करें अपने लोगों से लड़के ना आप तब जीते थे, ना आप अब जीतेंगे। जी हाँ नाज़रीन कराम, ये इम्तियाज़ अवान हैं, एक्स सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कनाडा। आपने इनके जज्बात सुने। ये जब बोलते हैं तो इसी तरह जज्बाती बोलते हैं। इन्हें कहा भी है कि जज्बात में आपको समझ नहीं आती, आप बात क्या कर जाते हैं। और आपके कायद इमरान खान साहब को भी समझ नहीं लगती थी। अभी आप गुफ्तगू में कह गए कि पूरी कौम उन्हें लीडर मान चुकी है, आप भी मान जाएँ। ओ भाई, वो कैसे मान जाएं इमरान खान को अपना लीडर? वो नहीं मानने वाले लीडर। वो आर्मी के डिसिप्लिन में रहें, अपनी बैरकों में रहें। हम खुश हैं, हम नहीं चाहते कि वो इमरान खान को अपना लीडर माने। वो इमरान खान को पाकिस्तानी कौम का, आवाम का लीडर ही मान लें तो यही बड़ी बात है। अपना लीडर तो वो कभी मानने से रहे। और जो आपके हालात हैं और जो सियालकोट में उन्होंने स्पीच की, उससे तो नहीं लगता कि वो आइंदा कोई 10, 20, 30, 40 साल भी किसी को, इमरान खान को, पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान आर्मी के जवानों या ऑफिसर्स को इमरान खान को अपना लीडर मानने पे आमादा करेंगे। ऐसे कुछ होने वाला नहीं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैं वाशिंगटन DC से पाकिस्तान के सीनियर तरीन जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्टों में से उस्तादों के उस्ताद। ही इज़ नॉट जस्ट अ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट नहीं हैं, वो बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्टों के उस्ताद जो हैं उनके उस्ताद हैं। शाहीन साहबाई साहब, एक ऐसा नाम कि उनके मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ एक हिस्ट्री है। आज या इससे पहले जब जब वो ई आवाज़ टेलीविज़न पर आए हैं, हमारे साथ 770 रेडियो पे आए हैं, उनकी बात रिकॉर्ड का, तारीख़ का हिस्सा बन गई है। और आज भी लोग एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, कहते हैं कि ये शाहीन साहबाई साहब ने जो बात की है ये मुस्तनद है। जी शाहीन साहबाई साहब, हेलो। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। शाहीन साहबाई साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर। वालेकुम सलाम और सबको मेरा सलाम। थैंक यू जनाब। फयाज़ वलाना बोल रहा हूँ। हम इस्लामाबाद में जब छोटी मोटी रिपोर्टरी करते थे तो उस वक्त हमारी ख्वाहिश होती थी कि कभी किसी वक्त आपके यहाँ 2 मिनट बैठ जाएं
और सुन लें, लेकिन फिर आप वाशिंगटन आ गए, डीसी यहाँ, और यहाँ से भी आपकी खबरें, जब द न्यूज़ इंटरनेशनल में आप एज ए ग्रुप एडिटर थे, तो यहाँ से आपकी एक खबर जाती थी और हमारी पूरे महीने की मेहनत हम वहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटी कवर करते रहते थे, और आपकी एक रिपोर्ट जो है वो एक तरफ होती थी, और हम इस्लामाबाद रावलपिंडी के तमाम रिपोर्टर्स की एक महीने की पॉलिटिकल कवरेज एक तरफ होती थी, और लोग इंतज़ार करते थे कि वाशिंगटन डीसी से शाहीन साहबाई साहब जो कहेंगे वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत की नब्ज़ होगी। आप क्या यहाँ बैठ के पाकिस्तान की सियासत पे इतनी गहरी नज़र थी और आपके नब्ज़ पे हाथ था? अब बताएं, ये हम पूरी कौम को किस तरफ ले जा रहे हैं? फवाद चौधरी जैसे करैक्टर जो हैं वो तो कह रहे हैं मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। मुझे तो लगता है ये पूरी कौम को कुछ अरसे के लिए सियासत से ब्रेक देने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। सर, बात यह है कि ये लोग जब आए थे पीटीआई में जी, तो ये दूसरी पार्टियों से ब्रेक लेके आए थे। ठीक। और जो उनको लेके आया था जी, उससे भी मालूम था कि ये वहां से ब्रेक लेके आ रहे हैं जब हमें जरूरत होगी। अब इनकी ब्रेकें जो है वो अब आप जिस तरह भी उसे एक्सप्लेन करें, ब्रेकें वहां रुक जाएंगी और दूसरी जगह उनकी ब्रेकें चली जाएंगी जी। तो वो यही हो रहा है मेरा ख्याल है। जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूं कि इमरान खान के लिए और ये पीटीआई के लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि ये क्लीनिंग प्रोसेस जो उनका हो रहा है जी। और जितने भी इस तरह के आप इनको गंदे अंडे कह लें, लोगों के प्लांटेड लोग कह लें, दूसरों के आप सपोर्टर्स कह लें, अनलॉयल अनफेथफुल लोग कह लें, कि जितने भी आके जमा हो गए थे, इमरान खान साहब को इतनी ज्यादा कोई तजुर्बा नहीं था लोगों के लाने का और लोगों को रखने का और उनके साथ डील करने का। वो जो भी आता था वो समझते थे कि जी ये बड़े फेथफुल हैं और बड़े ये हमारे साथ काम करेंगे और हमारी पार्टी बड़ी मजबूत हो रही है। अच्छा। मगर ये कि अब जब वक्त आया है, कड़ा वक्त आया है, तो वो सारे जो ब्रेक दूसरी जगहों से लेके आए थे अब वो वापस अपनी जगह जा रहे हैं, और कई तो मेरे ख्याल गायब हो जाएंगे क्योंकि उनके तो नाम ना पहले सुने थे कभी हमने और ना उनके जाने के बाद कभी शायद सुने जी। तो ये मेरा ख्याल है ये प्रोसेस इमरान खान के लिए कोई इतना बुरा नहीं है कि उनकी पार्टी की क्लीनिंग हो जाए। इलेक्शन तो अभी होंगे, जब भी होंगे, महीना 2 महीने 4 महीने में जी। लेकिन इस दौरान में कम से कम इमरान खान को ये मालूम हो जाएगा कि जी कौन से लोग मेरे लॉयल हैं, कौन से लोगों को मैंने रखना है, कौन से लोग जो थे वो आए थे, प्लांट किए गए थे, रखे गए थे, जब वक्त हुआ तो उनको निकाल लिया गया। तो ये सारी चीजें उनके लिए क्लियर हो जाएंगी और जरा आसान हो जाएगा उनके लिए पॉलिटिक्स करना, समझ के पॉलिटिक्स करना आसान हो जाएगा। अच्छा। बाकी ये कि ये लोग तो आते जाते रहते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि मेरी वालदा कहती थी कि तुम बहुत भोले हो, तुम पता नहीं ज़िंदगी कैसे गुजारोगे। ये एक माँ की जो नज़र होती है, माँ को तो पंगूड़े में पता चल जाता है कि ये बच्चा क्या है, तो उनकी माँ का फरमाया हुआ आज तक साबित हो रहा है कि इमरान खान को उस वक्त नहीं पता था कि ये फवाद चौधरी, ये आमिर कियानी, ये फयाजुल हसन चौहान, ये मलिक अमीन असलम, ये करैक्टर कहाँ से किधर से कहाँ से नमूदार हो रहे हैं, फैसल वावडा टाइप लोग, और फिर ये कहाँ से घूमते घुमाते क्या इनकी सुबह दोपहर शाम एक्टिविटीज़ होती हैं। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आमिर कियानी साहब का साबित हो गया कि वो वजारत सेहत में उन्होंने गड़बड़ की थी और उन्हें वजारत सेहत से हटाया इसलिए गया था कि उन्होंने गड़बड़ की थी, तो उन्होंने वहाँ से हटा के सेक्रेटरी जनरल बना दिया पार्टी का, पूरी पार्टी उनके हाथ में कर दी। अब इमरान खान के भोलेपन का ये था, आज आमिर कियानी साहब उन्हें मुश्किल वक्त में छोड़ गए और जाते हुए कह रहे हैं कि मैं सियासी तौर पर सियासत से अलग हो रहा हूँ, और 2 दिन बाद अडयाला जेल में जाके 1 घंटे की मुलाकात करते हैं शाह महमूद कुरैशी के साथ। ज़रा पिंडी बॉयज़ का मैसेज पहुँचाया होगा या बताया होगा मेरी क्या डील हुई है और आपके बारे में क्या इरशादात हैं। और इससे ज़्यादा फिर इमरान खान ने अब एक और अनाउंस कर दिया कि जिस पे सख्ती आती है, जिस पे मसाइल हैं उसके घर के, मैं नहीं कहता कि लोग खड़े रहें अपने बीवी बच्चों और उनकी ज़िंदगियां तंग कर दें, लेकिन इमरान खान ने कह दिया, एक काइंड ऑफ एग्जिट स्ट्रेटजी इमरान खान ने दे दी कि जिसके इस तरह के मामलात हैं वो बेशक छोड़ जाए पार्टी, जो कहते हैं स्टाम्प पे लिख के दे दो, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, पार्टी कहते हैं अलग हो जाओ अलग हो जाओ। तो ये इमरान की स्ट्रेटजी है या फिर इमरान का ये भोलापन है? क्योंकि कल फिर ये लोग घूम फिर के आ जाएंगे कि खान साहब आपने खुद ही तो कहा था कि मुश्किल है इस हद तक, अगर आपकी फैमिली इससे हो रही है तो आप छोड़ जाएं, हम दोबारा आ गए हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो आप क्या समझते हैं? मैं आपको बता दूं, इमरान खान साहब ने
मेरा ख्याल है बड़े ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दिया है और बड़े साफ ओपिनियन दिया है कि जी मेरी वजह से अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी की फैमिलीज को प्रॉब्लम हो रही है, जैसे डॉक्टर शीरी मजारी साहिबा को की बेटी को थ्रेट किया गया कि जी मैंने ये सुना है, मेरे पास कोई इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल बात हो सकती है सही जी कि उनकी बेटी को ये थ्रेट दिया गया कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपकी बेटी को कैमरे के सामने जो भी कुछ करेंगे, आई कांट इवन नेम इट जी। तो इस तरह की जब एक सिचुएशन में कोई लीडर आता है तो उसको इमरान खान साहब ने एक रास्ता दिया है, एग्जिट आप कह लें उसको, कि जी आप चले जाएं छोड़ के, कोई बात नहीं, मेरी फिक्र न करें। मगर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात जो है ना वो आप नजर में रखें और वो हर एक को नजर में रखनी चाहिए। ये जितने भी लोग आए थे और जितने लोग भी इकट्ठे हो गए थे और बहुत बड़ी पार्टी बन गई थी जी, मगर पार्टी पीटीआई जो थी वो इमरान खान थी और इमरान खान की वजह से थी और इमरान खान इज पीटीआई। ठीक, जो आए या जो जाए उससे इमरान खान की पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता। आवाम में उनकी जो मकबूलियत है, जो उनकी सपोर्ट है, जो उनके वोट्स हैं, उसमें 1% फर्क नहीं पड़ता। ये आने जाने वाले परिंदे जो है ना उड़ते उड़ते रहते हैं, इनसे कुछ नहीं होता। तो ये मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत अच्छा हो रहा है कि ये अब आप ये फसली बटेरे कह रहे हैं या फसली परिंदे जो कह रहे हैं, मौसमी परिंदे जो कह रहे हैं, ये छोड़ के जा रहे हैं तो चले जाए। बिल्कुल, जो दूसरे लोग इमरान खान साहब लाएंगे, लेकिन अब उनको अच्छी तरह अंदाजा होगा और हो गया होगा कि अब किस किस्म के लोग लाने हैं, किस तरह हमें उनको ट्रस्ट करना है, कैसे उनको जज करना है जी। और अगर अभी भी उनको ये अंदाजा नहीं हुआ और अभी भी अगर उन्होंने वही गलतियां की तो फिर बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। मगर मेरा ख्याल है कि इतना पूरा वजीर आजम रह के पूरे साल पूरे पार्टी चला के इतने साल से वो चला रहे हैं, इतने साल से वो देख रहे हैं कि क्या हुआ उनकी पार्टी के साथ, उनको बहुत सारे तजुर्बे हो गए होंगे। ही मस्ट बी नाउ अ वेरी वेरी वाइज मैन। वो भोले बेवकूफ तो नहीं है, ही इज अ वाइज मैन। और अब उनको बहुत तजुर्बे होने के बाद उनकी पार्टी अब जो बन के सामने आएगी वो बहुत बेहतर होगी पहले से। शाहीन साहब, भाई साहब, अभी हम एक कमर्शियल ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़े जाता हूं। जब इस ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे पूछना ये चाहूँगा कि इमरान खान ने कहा है, हो जो तैयार, कि इमरान खान ने कहा है कि आज मैं कमेटी बनाने के लिए तैयार हूँ कि अगर मुझे माइनस करने से पाकिस्तान आगे जाता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उन्होंने कहा है मैं कल कमेटी अनाउंस कर दूँगा। ये इमरान खान कोई तुरुप का पत्ता फेंक रहे हैं या इमरान खान वाकई समझते हैं कि मुझे दीवार से लगा दिया गया है और मुझे अब -1 करने लगे हैं और मुझे हो जाना चाहिए? वक्फे से जब वापस आएंगे तो शाहीन साहब भाई आपकी राय लेंगे इस पर।